दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, अभी तक हमारी मुद्रास्फीति चल रही थी और आज इसका एक लास्ट चरण है मुद्रास्फीति चैप्टर का। मैंने इसकी पीडीएफ अरोड़ा आईएएस हिंदी चैनल पे आपको दे दी है, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड मैंने एक अपडेटेड वाली फाइल एक पहले दी थी, कुछ अपडेट करके थोड़ा कुछ उसमें 2-4 माइन्यूट अपडेट थे वो मैंने कर दिए। इसके बाद मैंने एक दोबारा पीडीएफ दी। तो आपसे रिक्वेस्ट है अरोड़ा आईएएस चैनल पे जिसमें लिखा होगा लेटेस्ट अपडेटेड और अर्ली पीडीएफ को डिलीट मार दो, वो मैंने लिख के मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज होगी, मतलब जो अगले दिन हम पढ़ाएंगे, वो हम पढ़ाएंगे मुद्रा। तो मुद्रा पे हम जब पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे। आज हम मुद्रास्फीति को खत्म करते हैं। अभी तक हमने WPI को अच्छे से देखा, CPI को देखा, और मैंने आपको ये भी बताया कि मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन शायद ही बने, पीटी ओरिएंटेड क्वेश्चन WPI CPI से जरूर बनता है। चांसेस होते हैं कि यहाँ से आ सकता है। अगर आप हमारी भी टेस्ट सीरीज करेंगे तो हम भी खोद के पूछेंगे, ठीक है। WPI CIP के करने के बाद कुछ अब लेटेस्ट टर्मिनोलॉजीज हैं। अब जैसे कि अभी ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये तो है ही। इसके बाद कुछ एक आधा जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस परेशान करता रहता है, नई टर्मिनोलॉजीज आती है, उसको एक आधा वर्ड को देख लेते हैं। और इसके बाद जब जैसे कि हमारी पूरी इकोनॉमी सीरीज कंप्लीट होगी तो मैं जिस्ट लेके आऊँगा कि भाई ये लास्ट के 2 या 3 साल के न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको देख लो और उसके हिसाब से भी आपको पूरे अच्छे से पीडीएफ मिल जाएगी। मेरा टारगेट तो देखो ये है कि इकोनॉमी अप्रॉक्स 400 पेजेस में आ जानी चाहिए। मतलब पूरा अगर मैंने जुगाड़ लगाऊं, अगर एनालाइज करूं तो 400 पेजेस में आपको एक अच्छी सी खासी मोटी आपको नोट्स मिल जाएंगे। भाई देखो, जिसको नोट्स लेना नोट्स ले लेना, फोटोकॉपी खुद प्रिंट आउट ले लो। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट अमेजोन से ले लेना, जिसमें रिटर्न का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। हम तो इतना ही कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति में अंतर। देखो ये ना, ये फालतू का लिखा हुआ है, पढ़ने से सिर्फ मैं एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, हेडलाइन और कोर में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा हो तो इसमें सिर्फ दोस्तों एक ही चीज का फर्क है, इस चीज को याद रखना, वो है खाद्य और ईंधन की कीमतें। जो इसकी कीमतें होती हैं, एक में जोड़ा जाता है और एक में नहीं जोड़ा जाता है, तो उससे हमारी दोनों चीजें निकल जाती है। ये पीटी ओरिएंटेड है, मतलब खोद के जिसको बोलते हैं ना, खोद के निकालना, वो वाला हिसाब होता है। टेस्ट सीरीज में इसके पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। देखो हेडलाइन में क्या होता है, एक तरह से बस ऐसे समझो, बेसिकली ये एक तरह से हमारा जो है CPI का एक आंकड़ा होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया। और इसमें हेडलाइन में क्या होता है, बस ऐसे याद रखो, प्लस लगा के आप क्या करो, फूड प्लस फ्यूल लिख दो, बस, ठीक है। यानी कि जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन निकालते हैं तो इसमें हमें यह पता चलता है कि इसमें हम जो फूड और प्लस कुल मिला के मोटा मोटा हम फ्यूल को इसमें जो हम ऐड कर लेते हैं। क्लियर हो गया। इसी के जैसे एक होती है कोर इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ये बेसिकली, अच्छा एक क्वेश्चन ये, हम क्यों पढ़ रहे हैं यार इसको? भाई देखो, रीजन होता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी चीज के पीछे कोई रीजन होता है। जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि हमारी करंट की मुद्रा क्या है, अगर हमारी एक एक्चुअल मुद्रा क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में ही वाकई इन्फ्लेशन हो रहा है या फिर सिर्फ ये टेम्परेरी है या परमानेंट इन्फ्लेशन है। उसी चीज को उसी सांचे में डालने के लिए इन टर्मिनोलॉजीज का यूज किया कि क्या सच में परमानेंट है इन्फ्लेशन या फिर टेम्परेरी है, या फिर सिर्फ कुछ ही दिन है, 2-4 महीने इन्फ्लेशन रहेगा फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा, राइट। तो उसी चीज को समझने के लिए यहां पे इस चीज का जो है उपयोग किया जाता है। तो हेडलाइन में जब चीजों को एक तरह से करंट ओरिएंटेड चीजों को फोकस किया जाता है, लिख लेना, इसमें लिखा नहीं होगा शायद। यानी कि हेडलाइन में हमें यह पता चला कि करंट वाली चीजों को सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो हमें जो है, साला हमारा माइक इधर से उधर हो जाता है, दिमाग खराब होता है। हाँ, तो उस चीज को जो है फोकस किया जाता है। दूसरा, कोर इन्फ्लेशन में इन चीजों पे ध्यान जो है बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। यानी कि कुल मिला के मोटा मोटा अगर हम बात करें तो इन चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान, फ्यूल और प्लस फ्यूल, ठीक है, इन चीजों पे जो उनके उतार चढ़ाव जो होते हैं, इन चीजों को इसमें नहीं लिया जाता। यानी कि कुल मिला के इसको इस चीज में काउंट, इन्फ्लेशन के अंदर इसको इसमें काउंट नहीं किया जाता। यानी कि हमारी स्टेटमेंट क्या बनी, हेडलाइन की अगर हम बात करें, अगर हम हेडलाइन की बात करें तो इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी कि प्लस फूड प्लस फ्यूल। और अगर हम कोर की बात करें तो हमें यह पता चलता है कि इन्फ्लेशन माइनस फूड प्लस फ्यूल को हम कर दें तो हमारे चीजें निकल जाती हैं। देखो
कुछ इकोनॉमिस्ट जो होती हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी डेवलप इकोनॉमिस्ट होती हैं, वो क्या करती हैं, वो हेडलाइन को नहीं लेती। इसके पीछे रीजन है। तुम्हें क्या लगता है, राज्य बहुत वो दिमाग वाला नहीं, राज्य बहुत चतुर होता है। राज्य का मतलब स्टेट की बात हो रही है, एक नेशनल की बात हो रही है। ये लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे डाटा दिखाने के लिए, देखो ये कहीं नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं, अच्छे अच्छे डेटा को दिखाने के लिए कि हमारे देश में देखो महंगाई नहीं है, वाह मोदी जी वाह, ऐसा जो है सिस्टम अगर हम देखें तो हमारी चीज़ों को जो है, एक सेकंड फ्रेंड, ठीक है, एक सेकंड, जब स्विच ऑफ कर दें, साइलेंट मोड पे लगा दें, हाँ। तो इसमें हमें ये चीज़ों को जो है देखा जाता है। तो राज्य क्या करती है, देखो हमारी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही है, और देशों में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमारे देश में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, पर यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है आंकड़ों का। कोई हेडलाइन को नहीं दिखाना चाहता, पसंद ही नहीं करता, उनको पता है फूड और फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे तो उनकी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ेंगी, और साथ में द हिंदू जैसे एडिटोरियल उनकी वॉट लगा देगा। इस कारण बचने के लिए ये लोग हेडलाइन का प्रयोग करते ही नहीं है, यानी कि एक तरह से स्वीट एग्जिट मारते हैं कि नहीं हम हेडलाइन नहीं लेंगे, हम लेंगे कोर, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें कोर में आने से ये हो जाता है कि जब फूड और फ्यूल का जब इसको इंक्लूड ही नहीं कर रहे तो घंटे का इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, हम जैसे कंज्यूमर हैं, भैया सब्जी लेने जाते हैं दिमाग खराब हो जाता है, इतना रेट होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे होंगे, मेरी फीलिंग्स को आप समझ रहे होंगे। जब माता जी बोलती जाओ सब्जी ले आओ तो समझ आता होगा कि भाई हमारे घर में तो हमारी माता जी का ही राज चलता है, ठीक है, आपके घर में पता नहीं किसी का, हमारे घर में डंडा हमारी माँ का चलता है और आज भी हम डरते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये पता चलता है कि कोर इन्फ्लेशन को दिखाते हैं ये न्यूज़ कि नहीं देखो कोर इन्फ्लेशन इतना है, घर में पूरे राज्य में शांति है, सुख है, सब बच्चे खुश हैं, सब आदमी ये है वो है, फलाना ढीगड़ा, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। यही मैनिपुलेशन होता है। ये हिंदी न्यूज़पेपर वाले, देखो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हिंदी न्यूज़पेपर वाले इस कोर के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन जो लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट होते हैं, जो बोलते हैं क्रिटिज्म के ऊपर ज़्यादा बिलीव रखते हैं, वो हेडलाइन को लेके चिपके रहते हैं। क्यों, हेडलाइन से तो मेन फैक्ट पड़ेगा। भाई हम जैसे लोग दूध ही खरीदेंगे तो अगर अब देखो दूध है, कभी कभी 30 रुपये का आधा लीटर हो रहा है, कभी 31 रुपये का हो रहा है। तेल देख लो 169 रुपये का फॉर्चून का हो गया तेल। अब फॉर्चून से नीचे क्या खाएं ना, तो सब में मिलावट आती है, तो आदमी क्या करेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग तो हेडलाइन के पीछे मर जाते हैं, अरे यार पेट्रोल बढ़ गया है, देखो सीएनजी देखो दिल्ली में 75 रुपये की हो गई है, एक हफ्ता पहले 73 की थी, अब फिर 2 रुपये बढ़ा दिए, मेरी फिर जान निकल गई। तो ये सारी चीज़ों के कारण यहाँ पे मैनिपुलेशन हमें देखने को मिलता है। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि हेडलाइन, क्योंकि खुदा ना खास्ता यार बुरा वक्त आया, इंटरव्यू में फंस गए, हेडलाइन कोर इन्फ्लेशन पूछ ले, मान लो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, पूछ लिया, बस तुम्हें ये पता है कि हाँ एक में फूड ही किया जाता है, एक में फूड नहीं लिया जाता है, इतना तो सबको पता है, उसके बाद का क्या। तो ये सब चीज़ें बेसिकली आपको मेंस ओरिएंटेड भी काम आएंगी, और साथ में आपके इंटरव्यू, जो आप यूपीएससी का जब एग्जाम दोगे, मेंस में इंटरव्यू में बैठोगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको जो है सारी की सारी जो है मैटर करेंगी। और एक चीज़ और बता दूँ, इवन डेवलप कंट्री भी जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन से बचती है। अमेरिका जैसे देश, हम बोलते हैं ना हमारे देश में इतना पेट्रोल बढ़ गया, ये बढ़ गया, भाई कंपेयर करो, पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करोगे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अमेरिकन जैसी इकोनॉमी के अंदर भी मोर देन 50% का जो है प्राइस जो है बढ़ चुका है। इवन कनाडा में मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको फ़ोन किया था, वो रहा यार वहाँ गैसोलीन होती है, गैसोलीन में नापते हैं, ठीक है, उनको पता नहीं कुछ 3 किलो कुछ होता है, कुछ 3 लीटर कुछ होता है, तो बोलते हैं यार प्राइस बहुत बढ़ गया यार, बहुत अब हो रहा है, बहुत मुश्किल होगी, छोटी गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो ये बात है, लेकिन एटलीस्ट हमारे देश में एटलीस्ट इतना नहीं है अभी फिलहाल। तो थैंक्स टू मोदी जी एज वेल एज, तो दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं, जहाँ अच्छी काम करेंगे हम अच्छा बोलेंगे, जहाँ बुरा काम करेंगे हम बुरा बोलेंगे, ठीक है। तो ये बाकी और कुछ खास इसमें नहीं है, यही जो मेन एस्पेक्ट जो मैं समझाना था मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या होता है ना, कभी कभी न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, को वेब फिनोमिना क्या है, तो इसको मैंने ट्रांसलेशन मारा गूगल पे, मकड़जाल परिघटना, ठीक है, तो गूगल मिला और मुझे इसका कोई वर्ड मिल नहीं रहा था, सोचा था इंग्लिश में लिख दूं, लेकिन सोचा कि नहीं चलो हिंदी में लिख देते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इस कंसेप्ट को देखो ऐसे समझो, ये कंसेप्ट ये कहता है कि मकड़ जाल में होता क्या है, जब हम फंसते चले जाते हैं किसी चीज़ को, जब हम फंसते हैं, मान लो इस साल दाल के प्राइस अच्छे थे, ठीक है, तो हमने दालें उगा दी, सब पूरे ऑल ओवर इंडिया में दाल उग गई। जब ज़्यादा दाल आएगी तो क्या होगा, प्राइस खत्म हो जाएंगे। क्यों, दालें ज़्यादा है, मांग कम है, तो भाई मांग और पूर्ति का नियम क्या कहता है, जब मांग अधिक होगी और सप्लाई, जब मांग अगर कम होगी सप्लाई ज़्यादा होगी, तो क्या होगी, कीमतें जो होंगी गिरेंगी,
और वहीं अगर मांग अधिक होगी, सप्लाई कम होगी, यानी पूर्ति जब कम होगी तो जो हमारी होगी वो क्या बढ़े। भाई यही होता है ना, अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें जैसे कि ये हो गया डी और ये हो गया प्राइस, कीमत डिमांड। जब प्राइस इंक्रीज, ठीक है, देखो ध्यान से समझना, और यहां पे लिख लो सप्लाई, प्राइस इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, सप्लाई शॉर्ट, तो क्या होगा, कीमतें जो होंगी इंक्रीज हो जाएंगी। यही होता है ना। तो यही फॉर्मूले आपको चीजों को, बेसिक कंसेप्ट्स को इसी चीज को लेके समझना। तो अब क्या हो गया, दाले दाले उगा दी, अगले साल प्राइस कम हो गए, किसान बोल रहे लो यार तुम्हारे लग गए, ये तुम्हारे एल लग गए। यही होता है। तो जब एल लगेंगे तो वो क्या करेगा, हटाओ यार दाल वाल नहीं उगाते, लाओ गेहूं उगा लेते हैं। तो उस कंडीशन में जब गेहूं पे जाएगा फिर दालें छोड़, तो आने वाले टाइम में साइकिल में फिर दाल के प्राइस हाई हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर के लिए उनको घाटा हो जाएगा। जब 1-2 साल जब दालें नहीं उगाएंगे तो देखिए यार लाओ दाल के प्राइस बढ़ रहे हैं, लाओ यार फिर दाल उगा जाए, फिर ये भसड़ होती है। तो इस तरह की सिचुएशन भी आज के समय हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें जो है देखने को मिलता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य का मतलब यहां पे ये हुआ दोस्तों कि आज के समय हमारे किसान भी अब थोड़े स्मार्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब मोबाइल्स काफी हद तक गांव में भी पहुंच रहे हैं। भले किसान ना रखे, उसका बेटा रख लेता है, उसकी बेटी रख लेती है। मैं कुछ किसानों की बात कर रहा हूँ, सारे तो नहीं, क्योंकि सारे भी काफी गरीब हैं। तो उसमें वो लोग सोचते हैं यार अभी दाल के प्राइस बढ़े, पापा जी दाल उगा लो, वो दाल उगाते प्राइस गिर जाते। इसी फिनोमेना को हम कौवे कहते हैं। यानी कि भारतीय बाजार में दालों की कीमतों में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है। यदि पिछले वर्ष में कीमतें अधिक थी तो अधिक संख्या में किसान चालू वर्ष में दालें बोएंगे और इससे अधिक उत्पादन और बाद में कीमतों में गिरावट यहां पे जो हमें देखने को मिलेगी। चालू वर्ष में कम कीमतें किसानों को अगले फसल मौसम में फसल उगाने से हतोत्साहित करती है, जिससे उत्पादन कम होता है और बाद में कीमतों में जो है वृद्धि हो जाती है। तो इसको जो है हम कुल मिला के कोवेब के बारे में जो है फिनोमेना के तौर पे जो हम कुल मिला के जो हम इसको अगर हम देखें तो हम इसको जो है कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब यह करंट ओरिएंटेड कहा गया, कौन सा है, अच्छा हाँ कमेटियां हैं। भाई देखो यह रट्टाफिकेशन, क्योंकि इन कमेटियों के मैं उसके परिप्रेक्ष्य में जाऊं, भूमिका में जाऊं, तो ये लेक्चर ना खत्म होगा, तुम भी बोर होने लग जाओगे। बस सीधा सीधा ये याद रखो, ये पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये कंटेंट है। कंटेंट का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई चीज आ जाए, कुछ भी आ जाए, इन चारों नामों को घुसेड़ने की कोशिश करा करो। बस एट द एंड कंक्लूजन में आप लोग इन 4 नामों को जो घुसेड़ने की कोशिश करो। मैं सीधी बात बोलता हूं, जैसे बोलते हैं ना एक बड़ा भाई समझा रहा है, वैसे ही इनको घुसेड़ो, ताकि आपको 3.5 से 4 मार्क्स से पहुंचना है तो आपको इन नामों का यूज करना पड़ेगा। ये क्या है भाई, मुद्रास्फीति को लेके मतलब कमेटियां बनती रहती हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी ये है कि जैसे कि BN गोल्डार समिति, भारत के PPI का विकास, इन्होंने एक कमेटी डाली। अब PPI क्या है, इसको गूगल करना, हालांकि ये मैं आपको उसमें इंडस्ट्री में समझाऊंगा इस टॉपिक को अच्छे से, लेकिन बस ये समझो PPI का विकास करना, जिसको हम प्रोडक्शन इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं सोल्यूशन में कि हाँ भारत सरकार को BN गोल्डर समिति के मतलब कि उसके अनुमोदन का मतलब कि लागू करना चाहिए, ताकि भारत के लिए PPI का विकास किया जा सके, एक नया सूचकांक हमें मिल सके, ताकि उससे महंगाई के बारे में पता चल सके। ये लिख सकते हो। ठीक है, फिर रमेश चंद्र समिति, जिसको नीति आयोग द्वारा गठित किया गया था, स्विच ओवर टू रोड मैप WPI से PPI तक जो है जाने के लिए बोला गया था। तो इसको आप एज ए वे फॉरवर्ड के अंदर जो है कुल मिला के जो आप इसको जो है लिख सकते हो। इसी के जैसे उर्जित पटेल समिति ने अशुशांतित मौद्रिक नीति समिति के बारे में बात करी गई है। महेंद्र देव वर्मन समिति ने मनरेगा को CPIRL से जोड़ना, जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में समझाया था, कि उन्होंने ये बोला कि इसको बेसिकली जो है इससे कुल मिला के जो है जोड़ना यहाँ पे जो है चाहिए। तो ये सब चीजें जब तक आप कंटेंट एनरिचमेंट मेंस का नहीं करोगे, ठीक है, तो तब तक आपको चीजें जो होंगी बहुत ज्यादा जो है दिखते वाली हमें जो देखने को मिलेंगी। तो ये सब चीजें समझ आ गई। इनको प्लीज आप लोग जो है कुल मिला के जो है रट्टा मार लेना, और जब रट्टा मारेंगे तो चीजें जो होंगी वो कुल मिला के जो है ठीक हमें जो है देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट। अब देखो यह है करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या है, पहले चीजों को समझ लो। हमारे देश के अंदर या फिर इंटरनेशनल स्टैंड में तेल को बैरल में नापा जाता है। किसमें? बैरल में। बैरल वर्ड आता है, बहुत आता है। ठीक है, बैरल में ध्यान रखना 169 लीटर होते हैं। कितने होते हैं?
ये एक इंटरनेशनल यूनिट है 1 बैरल की, ठीक है, 1 बैरल की ये इंटरनेशनल यूनिट हमें जो समझ में आती है, यानी कि बैरल में 169, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, तो 169 लीटर जो है, इसको 69 या 70, 169 होगा शायद, हाँ 169 लीटर जो है नापा जाता है, यानी कि 169 लीटर का जो कॉस्ट मान के चलो कि $90 के हिसाब से पड़ता है। तो यानी कि अगर हम इसको मैथ्स के हिसाब से देखें, पहले देखो मैथ्स समझो, क्योंकि अगर मैथ्स नहीं, जैसे 169 लीटर मान लो हमें $90 का पड़ा, $90 का, अब $1 में अगर हम एज्यूम करें कि ₹70 होते हैं, तो 9 सत्ते 63, 6300 रुपये का हमें पड़ गया 169 लीटर, ये पड़ गया कुल मिला के मोटा मोटा ये, ठीक है। आपको मैं 63 को कैलकुलेटर से अपना कर लेना कि $1 में हमें कितना पड़ा और कैसे है, कैसे रुपये लीटर है, ये आप देख लेना। अब हुआ क्या, मैं ज़्यादा नहीं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जैसे ऊपर ऊपर जाके निकल जाऊंगा, ताकि क्यों न्यूज़ आपको पता है, इसको लेके मैं करंट अफेयर्स भी लेके आऊँगा। देखो हुआ क्या, रशिया और यूक्रेन लड़ पड़े। रशिया को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने दिन युद्ध चलेगा, उसने सोचा 3-4 दिन में कहानी खत्म करके मैं निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन युद्ध लंबा खिंच गया। तो कोई भी युद्ध, चाहे भारत सरकार क्यों ना हो, कोई भी युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो दोनों देशों को आंशिक तौर पे, एक देश को तो घाटा होता है और एक देश को घाटे के समान स्टार्ट होता है, अगर ये नियम है, मतलब रूल्स हैं। तो अब रशिया की भी फटी पड़ी है। रशिया ये कहता है या युद्ध लंबा चल गया तो भाई अब जहाज पानी से तो उड़ेंगे नहीं, उनके लिए पेट्रोल चाहिए, उसको रिजर्व रखना पड़ेगा। फिर ऊपर से अमेरिका का डंडा कि हम इसका तेल नहीं बेचने देंगे। हालांकि भारत की यहाँ पे तारीफ करनी चाहिए कि उसने अपनी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा मैच्योर रूप दिखाने की कोशिश करी। तो कुल मिला के मोटा मोटा ये है, जब कहीं किसी देश में जब वॉर चलती है तो पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, ये फैक्ट है, ये ठीक है। क्यों, डिमांड सप्लाई की गेम जब चेंज होती है तो चीज़ें हो जाती हैं। तो जब हमारे देश में कीमतें बढ़ रही हैं, आपने देखा पेट्रोल कितना बढ़ गया, जब चीज़ें पेट्रोल डीजल के जब प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली क्लेश मचेगा, महंगाई बढ़ेगी, यही होता है सारी चीज़ें। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो आप लोग जो है कुल मिला के जो है चीज़ों को समझ सकते हैं। तो वही पूरी कहानी यहाँ पे यही देखी गई है कि $90 जब बैरल से में हमारे देश के अंदर महंगाई इनडायरेक्टली मार होती है। हालांकि अब गवर्नमेंट से प्रयास भी कर रही है। गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, कोशिश ये कर रही है कि हम सोलर पे शिफ्ट हो जाएं। अभी भी हमारे देश में 80% डीजल और ऑयल अप्रॉक्स, ठीक है, वो कुल मिला के इम्पोर्ट किया जाता है। आपको भी ये भी पता होगा कि हमारे देश में भले अगर मान लो $100 का एज्यूम माने कि $100 का तेल आता है, लेकिन ये $100 का होता नहीं है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं से हमारे पास 30 से 35 रुपए का तेल आता है एज ए भारतीय अकाउंट के अंदर। उसके बाद गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट सेंट्रल लगाती है, स्टेट लगाती है, जब जाके भारत के पेट्रोल पंप में 95-100 रुपीज़ का हमें जो तेल हमें जो है मिलता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसका तेल में से जो टैक्स है कटौती हो, चाहे इवन दिल्ली सरकार क्यों ना हो, केजरीवाल क्यों ना, भले ही बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वो भी टैक्स नहीं कम कर रहा है। क्यों, उसको पता है इसकी जो मेन रिवेन्यू सोर्स या तो शराब है, तो केजरीवाल को तो नारा है कि हर दिल्ली वासी को नशेड़ी बनाना है, ठीक है। दिल्ली शराबों की दुकान भी खुल रही है दिल्ली के अंदर 1 से 1। तो उसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर कोई टैक्स को यहाँ कम नहीं करता, इसलिए हम जैसे लोग, आप जैसे लोग गरीबी की मार झेलते हैं। क्यों, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। जो सामान आप $100 का पहले इतना सारा लेके आते थे, अब $100 आप इतना लेके आते हैं। तो यही पूरी कहानी है, बाकी इसमें और कुछ खास नहीं है, जिसके कारण तेल बढ़ता है और मुद्रास्फीति से फिर चीज़ों में वैश्विक आपूर्ति में बाधा पहुंचती है, बिजनेस डाउन होते हैं, फिर इन्फ्लेशन से फिर क्या होता है भाई, कुछ लोगों के बिजनेस बंद हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आती है। तो कुल मिला के वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। बाकी अभी इनको अच्छे से पढ़ लेना और कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। अब आते हैं मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन। मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में रुपए के मूल्य से गिरावट के कारणों की चर्चा करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसको स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये पूरा मैंने लिख रखा है, ठीक है, आप इसको जस्ट देख लीजिए, क्योंकि नोट्स में इसमें कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं है, जस्ट आप पढ़ लेना अच्छे से, बिल्कुल नोट्स ओरिएंटेड हमें दे रखा है। ये एक मॉडल आंसर के तौर पे, इज नॉट अ मॉडल आंसर, इज अ समरी यू कैन से, जैसे आपने कुछ इस तरह से आंसर्स जो है कुल मिला के जो है लिखने होते हैं। तो बस ये थी हमारी सीरीज और कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है। ये बाकी नहीं रात पर क्या प्रभाव पड़ता है ये सारी चीज़ें देख लीजिए। बाकी मैंने सब कुछ समझा रखा है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ ज़्यादा मतलब कि बदलने की जरूरत है, बहुत अच्छे समझ आए क्योंकि मैंने आपके बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग किए हैं। तो कुल मिला के हमारा ये चैप्टर यूनिट हमारी खत्म हो गई है मुद्रास्फीति।
अब हम नेक्स्ट चैप्टर से मुद्दा से स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें डिबेट बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं कैसे नहीं आते, हम उस चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम बैंकिंग पे चलेंगे। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।